हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको नवीन सर के नए एक सीरीज के प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो हैंड रिटन नोट्स के साथ, और जो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हो हम आपको 10 से 12 मिनट में पूरा करा देंगे उसका रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, मुदयट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब शामिल किया गया था? तो 2010 में इसको शामिल किया गया। मुदयट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो वो है केरल से। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि ICH अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितनी भारत के कितने वो शामिल हैं? तो वो 15 विरासत स्थल शामिल है। इसमें क्या है, विश्व धरोहर WHS मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है टोटल वर्तमान में? तो 42 में कौन कौन सी शामिल हैं? तो इसमें बात करें 34 तो सांस्कृतिक विरासत हैं, और 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो इस तरह से 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब कब कौन शामिल किया गया? तो स्टार्ट करते हैं। तो कुटियाट्टम केरल का है, इसे 2008 में शामिल किया गया था। वैदिक जप ये इसे भी 2008 में शामिल किया गया था। रामलीला 2008 में किया गया था। इन तीनों को 2008 में शामिल किया गया था। अब बात करें छऊ छऊ कालबेलिया मुदियट्टू इनको 2010 में शामिल किया था। और बात करें नेक्स्ट की, तो योग योग को 2016 में शामिल किया गया था। कुंभ 2017। और दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा पूजा को 2021 में 14वीं ICH मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। और इम्पोर्टेंट के तौर पर वर्तमान में 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो वो गरबा गुजरात की बनी है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लाहो नृत्य शैली किस राज्य की है? तो लाहो नृत्य शैली किसकी है? तो लाहो नृत्य शैली है मेघालय की। नेक्स्ट मेघालय के इम्पोर्टेंट नृत्य शैली और नृत्य के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट है नोक्रम, वैदिकलम, सादसुक, बांग्ला और खांसी। ये मेघालय के इम्पोर्टेंट डांस हैं, फोक डांस है। मेघालय के जो गारो खासी जयंतिया में जो खासी की पहाड़ी है उसी में एक ये डांस भी है खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराने से है, और ये किराना घराना मुजफ्फरनगर से संबंधित है। किराना घराना के संस्थापक थे करीम खान। और बात करें इनके प्रमुख कलाकार की, तो प्रमुख कलाकार हैं इनके बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट। ये किराना घराने के प्रमुख कलाकार हैं। बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी और अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट ये किराना घराने से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, हरिशंकर भट्टाचार्य का संबंध किससे है? तो हरिशंकर भट्टाचार्य का संबंध सितार वादक से संबंधित है। और बात करते हैं प्रमुख सितार वादक की, तो प्रमुख सितार वादक हैं आपके पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख। ये प्रमुख सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख। अब बात करते हैं प्रमुख वायलिन वादक हैं आपके के सुब्रमण्यम और वैद्यनाथ ये दोनों प्रमुख वायलिन वादक हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रमुख संतूर वादक। तो संतूर वादक की बात करें तो दो ही बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट हैं ये, पंडित शिवकुमार शर्मा और भजन सुपारी प्रमुख संतूर वादक हैं। अब बात करते हैं प्रमुख सारंगी वादक की बात करें तो बूंद खान और सुल्तान खान, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और प्रमुख सारंगी वादकों में इनसे क्वेश्चन आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो थिरथरई उत्सव की बात करें तो थिरथरई उत्सव तमिलनाडु का है। और नेक्स्ट इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो पुंथुड़ू पुंथुड़ू को तमिलनाडु का नववर्ष कहा जाता है। चित्राती, जल्लीकट्टू और पोंगल हम ये सभी इनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। और इनकी बात करें केरल का नववर्ष की बात करें तो केरल का नववर्ष है विशु। तो नववर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप 1975 में जीता था। किसे हराकर? कि पाकिस्तान को हराकर। आयोजन किया गया था मलेशिया में। और भारत की कैप्टन थे अजीत पाल सिंह।
अजीत पाल सिंह भारतीय कैप्टन थे। और बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। पहला हॉकी विश्व कप, पहला हॉकी विश्व कप विजेता कौन था? तो पहला हॉकी विजेता पाकिस्तान था और उपविजेता स्पेन था। 1971 में पहला हॉकी विश्व कप हुआ था और इसके विजेता थे पाकिस्तान और उपविजेता था स्पेन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में करंट के तौर पर पूछे जाने की संभावना है। 2023 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था? तो 2023 का हॉकी विश्व कप जर्मनी ने जीता था, उपविजेता इसमें रहा था बेल्जियम। और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट है 2023 हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो वो आयोजन किया था उड़ीसा में। अब बात करते हैं 2026 का जो हॉकी विश्व कप है वो कहाँ होगा? तो 2026 का हॉकी विश्व कप होगा आपका बेल्जियम, नीदरलैंड में होगा। बेल्जियम प्लस नीदरलैंड में होगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। टप्पा टप्पा का मुखर संगीत अ, क्या है? तो टप्पा मुखर संगीत है पंजाब का। ये और पंजाब से इम्पोर्टेंट संगीत के बारे में बात करें, इनके प्रमुख डांस और के बारे में बात करें तो जुगनी, सहारा, लोरियन, थोरियन ये प्रमुख इनसे संबंधित है पंजाब से। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 1877 में स्टार्टिंग हुई थी इसका। और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। तो वर्ष में होने वाले प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे वर्ष में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत सन 1905 में हुई थी। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये मिट्टी पर खेला जाता है। अब बात करें नेक्स्ट विंबलडन। विंबलडन की बात करें तो सन 1877 में एकमात्र घास कोर्ट पर खेले जाने वाला ये टेनिस टूर्नामेंट है। और बात करें जो ये सबसे पुराना टूर्नामेंट था और इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। और नेक्स्ट बात करें यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर दो टूर्नामेंट खेले जाते हैं टेनिस के, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। और उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब बात करते हैं 2024 के जो टेनिस टूर्नामेंट विजेता हैं और जो महिला और पुरुष में, तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता। तो मेल और फीमेल में दोनों बात करते हैं। तो मेल युगल में बात करते हैं। सबसे पहले युगल में जीता था रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूजिन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विजेता हैं युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज। अब बात करते हैं मेल, पुरुष में कौन जीता था? तो पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जानिक सिनर ने जीता था, ये इटली के रहने वाले हैं। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में आर्यन सबलंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता है। ये बेलारूस के संबंधित हैं और ये इन्होंने वर्ष 2024 का ऑस्ट्रेलिया टेनिस टूर्नामेंट जीता हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है किरण देसाई की बुक द कौन सी है? तो किरण देसाई की बुक इंपोर्टेंट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो 2006 में लॉन्च की थी। और इनकी बात करें और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में तो एम्बुलेंस द ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता देसाई की बुक कौन सी है? तो फीस्टिंग और कस्टडीज, ये इम्पोर्टेंट अनीता देसाई की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब स्टार्ट हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं स्थापना। तो संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी और इसकी बात करें पहला जो सत्र था 9 दिसंबर 1946 को स्टार्टिंग हुआ था। पहला संबोधन की बात करें तो सन 9 दिसंबर 1946 को पहला इसका सत्र या पहला संबोधन हुआ, जिसके बात करें जो संबोधन करता थे जेवी कृपलानी थे। और उसके बाद पहले अध्यक्ष की बात करें 9 दिसंबर सन 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मतलब स्थापित मतलब संबोधन किया गया था और उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब बात करें और संविधान सभा के कुल सत्र हुए थे 11
उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव सन 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी द्वारा और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब बात करें इम्पोर्टेंट पहला सत्र कब चालू हुआ था, तो पहला सत्र 9 दिसंबर से लेकर और 23 दिसंबर 1946 तक चला। संविधान सभा के परामर्शदाता थे, आपके संविधान सभा के परामर्शदाता थे बी एन राव जी। बी एन राव जी, इन्हें हम संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाने जानते हैं। संविधान का पहला प्रारूप बनाया गया था, तो संविधान का पहला प्रारूप बनाने का कार्य किया था बी एन राव जी ने अक्टूबर 1947 में। इसमें आर्टिकल 243 आर्टिकल थे। संविधान सभा के जो बात करें संविधान सभा में कितने सत्र हुए, तो बात करते हैं। जैसे पहली उसमें बैठक हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी सन 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। इस तरह से संविधान सभा में बैठक हुई थी, और मतलब प्रस्ताव उनके किस किस दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद जी को मतलब और अध्यक्ष चुना गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया था, तो कैबिनेट मिशन की बात करें 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसको पेश किया गया था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य, गठन के समय 13 सदस्य थे। और अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अध्यक्ष माउंटबेटन अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसमें कैबिनेट मिशन में उपाध्यक्ष थे आपके नेहरू जी। और कैबिनेट मिशन के बारे में बताएं कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस नेवी, और इसको और जो एलेक्जेंडर और स्टीवर्ट क्रिस इसके सदस्य थे। और इसमें अध्यक्ष के रूप में पैट्रिक लॉरेंस को चुना गया था। नेवी कमांडर थे एबी एलेक्जेंडर, और सचिव थे ओके तो इसके स्टीवर्ट क्रेप्स। अब बात करते हैं सन 26 नवंबर 1946 को संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान को ये 1949 है। सन 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था या अंगीकृत किया गया था। और सन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और इस दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगे। अब बात करते हैं प्रमुख संविधान की समितियाँ। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बने थे सरदार पटेल जी। मौलिक अधिकार एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी पटेल जी थे, सरदार पटेल जी। और मौलिक अधिकार एवं उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक और उप समिति के अध्यक्ष और बात करें संघ समिति के अध्यक्ष, तो संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल बैठक 165 हुई थी। अब बात करें संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। वो कौन कौन सी थी, क्या उसमें हस्ताक्षर कितने के हुए थे, तो 11 के हस्ताक्षर हुए थे। एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जिन्होंने इस्तीफा दिया था। और दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। सुचिता कृपलानी पहली महिला सीएम थी यूपी की। सरोजिनी नायडू की बात करें, ये भी संविधान सभा में महिला थी जो पहली राज्यपाल बनी थी यूपी की। लीला राय, इन्होंने पहला इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा दिया था विजयलक्ष्मी पंडित के बाद हंसा मेहता, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका राय, मालती चौधरी, इन्होंंने भी इस्तीफा दिया था। जच्चिड़ाई वेलुयादम, ये एकमात्र दलित महिला थी जो दलित महिला थी, दक्षिणाई वेलायुधम ये। और 12 नंबर बेगम एजाज, जो एकमात्र मुस्लिम थी, एनी मस्करीन। और अम्बू स्वामीनाथन, दक्षिण भारत की पहली महिला थी जिसके हस्ताक्षर हुए थे। और 15वीं थी पूर्णिमा बनर्जी। तो इस तरह से 15 महिलाएं थी संविधान सभा में कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, भारत में प्राग ऐतिहासिक का मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं। हथनोरा 1982, नर्मदा में एमपी। भीमबेटका की बात करें तो ये एमपी में, सरायनारा राय यूपी में है, दमदमा यूपी में है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वी.एस. वाड़कर 1957 में की गई। यूनेस्को 2003 में इसे शामिल किया गया था भीमबेटका को। और इस भीमबेटका का संबंध महाभारत तो आधारित से संबंधित है, महाभारत की कहानियों से। अब बात करें कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मेहरगढ़ से हुआ है। कौन सी नदी किनारे
ये है बोलन नदी के किनारे। मेहरगढ़ में जो गेहूँ और जौ के साथ प्रमुख जौ के साथ ज़्यादा मिले हैं। वर्तमान में खोजा गया स्थल है यूपी का संत कबीर, जिसमें संत कबीर नगर में लाहौर और लहुरादेव जहाँ चावल के 9000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले थे और पालतू भैंस का प्रमुख प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है। अब मानव द्वारा खोजा गया प्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, जो 7वीं शताब्दी में खोजा गया था। नब्दा टोली की बात करें तो नब्दा टोली मध्य प्रदेश में, लोथल की बात करें तो लोथल बंदरगाह गोलीबाड़ा डोकयार्ड ये सभी गुजरात के हैं। अम, और बात करें रोपड़ पंजाब में है, धौलावीरा की बात करें ये गुजरात में है, और रंगपुर की बात करें ये गुजरात में है, बनावली हरियाणा में, अंतरिक्षी खेड़ा एटा में है जहाँ लोहे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिले हैं। सबसे लंबी समुद्री सीमा की बात करें तो यहाँ आपकी यूटी में है। अंडमान निकोबार की सबसे छोटी सीमा की बात करें तो लक्षद्वीप की है। अब बात करते हैं तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों की बात करें तो भारत के प्रमुख तटीय राज्य में 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ग्वातम इसकी ट्रिक है। गुजरात, आ से आंध्र प्रदेश, त से तमिलनाडु और म से महाराष्ट्र। और इन सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश। गुजरात 12 से 14 किलोमीटर लंबी है, आंध्र प्रदेश की 9 से 73 किलोमीटर, 9 से 6 किलोमीटर तमिलनाडु की और 652 महाराष्ट्र की। अब केरल, कर्नाटक, 7वें गोवा, 8वें पर उड़ीसा, 9वें वेस्ट बंगाल। और सबसे पश्चिमी तट की बात करें और पूर्वी तट की, तो पश्चिमी तट में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये पश्चिमी तट के 5 और पूर्वी तट के 4। सबसे लंबी सीमा गुजरात की है, सबसे कम सीमा 104 किलोमीटर की गोवा की है। इस तरह से अब 9 तटीय राज्य हैं। अब बात करते हैं भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा पर है। 8 डिग्री चैनल का संबंध भारत को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीन द्वीप को कन्नौज से अलग करता है। अब बात करते हैं भारत का सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो पिग्मोलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पारस पॉइंट, इंदिरा कॉल, गुजरात, पूर्वी तट, बारामती। इंदिरा कॉल लद्दाख में है, जो उत्तरी पॉइंट है वो पूर्वी पॉइंट केविदू, बारामती, ये सभी पॉइंट हैं। अक्षांशीय विस्तार के बाद 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और डोंग गांव में निकलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये विस्तृत अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का हस्तक्षेप होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की, जिसमें कृषि मुख्य व्यवसाय है। विशाल जनसंख्या है इसमें। इसी तरह से विकासशील भारत के लिए क्या क्या कारण है विकासशील होने का? भारत असंतुलित जनसंख्या, विशाल जनसंख्या, आर्थिक विकास है और निम्न प्रति आय है भारत की, प्रचंड बेरोजगारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण की बात करें, धन की न्यूनतम कार्य क्षमता, प्रतिवर्ती आय कम है भारत की, पूंजी का निर्माण न्यूनतम है। और जो बात करें भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है तो नीति आयोग कार्य NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ करती है। CSO सेंट्रल स्टैटिक्स और ऑफिस दोनों का विलय हुआ था 23 मई 2019 को। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना में बात करें तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी सन 1951। सन 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी। तो ये कि इसका संबंध कृषि से था। दूसरी 1951 से 1956 तक, इसका मॉडल था PC महलनोबिस, उद्योग से संबंधित थी। तीसरी 1951 से 1966 तक। चौथी हुई थी आपकी 1969 से 74 तक। और 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस तरह से सभी पंचवर्षीय योजना है जो इम्पोर्टेंट मैंने लिख रखा है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन मॉडल से पूछे जाते हैं। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से नारा दिया गया था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है वैक्यूल। जल
में वाष्प का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय पीएच का मान 7 से कम होता है। अगर किसी अम्ल की वैल्यू की बात करें तो 7 से कम होता है। अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ई, डी, ई और के, ये सभी जल में घुलनशील हैं। और अब बात करें सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। नेक्स्ट की बात, मणिपुरी से संबंधित प्रमुख कलाकार। और तो जो झावेरी बहन है वो भी 4 सिस्टर जैसे दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। अब बात करें गुरु विपिन सिंह, गुरु नल सिंह और गुरु अमली सिंह, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। चारू माथुर, बिन्नो देवी, निर्मल मेहता, सविता मेहता, ये सभी मणिपुरी से संबंध है। छऊ लोक नृत्य की 3 शैलियाँ जैसे सरायकेला छऊ झारखंड का, मयूरभंज उड़ीसा का, पुरुलिया वेस्ट बंगाल का। ये संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार छऊ नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा गया है। संगीत नाटक अकेडमी 1953 में स्थापित हुई थी और इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 मानी गई है और सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार इसकी संख्या 9 मानी गई है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 8 ही है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने जो क्लासिकल डांस है वो हमारे 9 माने हैं, 9वां माना है, छऊ को मान्यता दी गई है। और बात करें छऊ के प्रमुख कलाकार तो मकर ध्वज दरोगा जी, केदारनाथ जी और सुवेदु नारायण जी, ये तीनों को छऊ के नृत्य के लिए क्या मिला है? तो भारत रत्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट